मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षाओं में शिक्षा पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की। इसके कुछ शेष भाग, जैसे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, शिक्षा की परिभाषा भारतीय दृष्टिकोण से एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने क्या दी है, इन सभी विषयों पर आज हम लोग इस कक्षा में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और जिस देश की जैसी शासन व्यवस्था रहती है, उस देश के शिक्षा के उद्देश्य उसी के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। साम्यवादी जहां व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाएंगे। साम्राज्यवादी व्यवस्था में साम्राज्यवादी व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाते हैं। लेकिन हमारा देश प्रजातांत्रिक है, सबके हित की बात कैसे होगी, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, इस पर हम लोग ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इन उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत सारे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में विभिन्न कारकों का योगदान है। उन कारकों की हम चर्चा करेंगे। श्यामपट पर हम इसको नोट करा देते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कारक हैं। जैसे पहला कारक जो है, पहला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक कारक। तीसरा है राजनीतिक कारक। चौथा है भौगोलिक कारक। और पांचवा है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक। उद्देश्य का निर्धारण जो भी होता है, उनके निर्धारण में ये पांचों कारक अपना प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इट मीन्स सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सेकेंड, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। थर्ड, राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर।
फोर्थ भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर, और पांचवा है ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर। ये पांचों कारक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में अपना प्रभाव डालते हैं। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारा देश की सामाजिकता क्या है। हमने बताया कि प्रजातांत्रिक समाज है हमारा, तो उसके लिए जन जन के लिए शिक्षा, इसको ध्यान में रखकर हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, पर्व त्योहार, जितने भी सांस्कृतिक फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये कारक प्रभाव डालते हैं शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में। दूसरा है आर्थिक कारक। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है। तो उन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था से सुदृढ़ है। इसलिए वहां का जो शिक्षा का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, और जो हमारे देश के शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, इन दोनों देशों के शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में अंतर है। दोनों देश के शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब आर्थिक कारक भी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाता है। तीसरा कारक है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। यह सर्वश्रेष्ठ हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में इस पर जोर दिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है, सबको शिक्षित करना है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि हमारा यहां प्रत्येक बालक शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। गरीब बच्चों को भी हर विद्यालयों में दाखिला मिले, जिन्हें फीस देने की क्षमता नहीं है उन्हें भी 20% प्रत्येक विद्यालय में दाखिला लिया जाए, ऐसा हमारी सरकार ने प्रत्येक विद्यालयों को निर्देश दिया है। उनकी मान्यता के समय ही यह निर्देश जारी कर देती है कि गरीब से गरीब वर्ग के बच्चे भी शिक्षा से वंचित न रहे। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर, सर्व शिक्षा को ध्यान में रखकर, जन जन की शिक्षा को ध्यान में रखकर हमारे शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण इस देश में होता है। चौथा है भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर। भौगोलिक कारक भी शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और समतल भूमि क्षेत्र के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन दोनों में अंतर होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी में मौसम अच्छा होता है। शिमला आप गए होंगे या नहीं गए होंगे तो सुने होंगे, कश्मीर गए होंगे। जो हमारे देश में भी बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां गर्मियों में अच्छे मौसम, सुहावना मौसम होता है, और वहां विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सभी खुले रहते हैं। उस समय जोरों की पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ जो समतल भूमि के क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जहां समतल भूमि है, वहां गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ती है, और जब भीषण गर्मी पड़ने लगती है तो विद्यालय, महाविद्यालय में छुट्टियां हो जाती हैं, बंद कर दिए जाते हैं।
ये सारे मानक और कैसे यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के अनुसार, यहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के शिक्षा के उद्देश्य, पर्वतीय देशों के शिक्षा के उद्देश्य और समतल देशों के, समतल क्षेत्रों के शिक्षा के उद्देश्य दोनों में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भौगोलिक कारक भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। पांचवा कारक है ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर। ऐतिहासिक कारक में किस देश का इतिहास कितना पुराना है, इस बात पर जोर देते हुए, ध्यान रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस का इतिहास भारत के इतिहास से नया है। भारत का इतिहास पुराना है। भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। ये सारी बातों को दृष्टिगत रखकर यहाँ के ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। तो कहने का मतलब, जिस देश का इतिहास जैसा है उसको दृष्टिगत रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा के उद्देश्य हैं क्या? कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य हैं? तो शिक्षा के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उनको भी मैं वर्णन कर देता हूं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला उद्देश्य है सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य है वह है व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य। तीसरा जो उद्देश्य है समीपस्थ तथा दूरस्थ उद्देश्य। दूरस्थ उद्देश्य। और चौथा जो उद्देश्य है प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारी उद्देश्य। सर्वाधिकारी उद्देश्य। ये मुख्य रूप से 4
4 उद्देश्य की चर्चा है। पहला उद्देश्य जो है सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो सामान्य उद्देश्य है शिक्षा का कि बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करना, सामान्य उद्देश्य है। बालक में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, सामान्य उद्देश्य है। बालक में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध जागृत करना, सामान्य उद्देश्य है। बालक में अच्छे चरित्र का निर्माण करना, ये सामान्य उद्देश्य है। और विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो विशिष्टता की ओर प्रवृत्त करते हैं। जिस क्षेत्र में बालक का रुझान होता है, संगीत के क्षेत्र में, आर्ट एंड क्राफ्ट अर्थात ड्राइंग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उस क्षेत्र से कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि बालक में शारीरिक विकास, बालक में शारीरिक विकास की गति को बढ़ाना, या बालक में संगीत का ज्ञान कराना, बालक में आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति रुचि पैदा करना, इस तरह के विभिन्न उद्देश्य विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से भी निर्धारित किए जाते हैं। तो पहला जो उद्देश्य है शिक्षा का, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, ये दोनों तरह की चर्चा है। दूसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य। बालक का व्यक्तिगत उद्देश्य है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना, बालक में ज्ञान अर्जन करने की क्षमता को बढ़ाना, इस तरह के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा जो है वह सामाजिक परिवर्तन लाती है। बिना समाज के एक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के संदर्भ में ही उजागर होता है। इसलिए शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं कि सामाजिक चेतना का विकास करना, सामाजिक भावना का विकास करना, मिलजुल कर रहना, आपसी सौहार्द एवं प्रेम को बढ़ावा देना, इस तरह के उद्देश्य हमारे शिक्षा द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तीसरा है समीपस्थ तथा दूरस्थ उद्देश्य। कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जिसका निर्धारण तत्काल संभव होता है, और कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो बाद में प्राप्त, कुछ वर्षों बाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एक शिक्षक एक कक्षा रूम में, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य कर रहा है। वह विषय की तैयारी करके विषय का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, तो वह कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करके वह शिक्षण कार्य कर रहा है, जिसका प्रभाव तत्काल देखने को मिलता है। जैसे सूचना का संप्रेषीकरण, अर्थात शिक्षक जो कुछ भी यहां से देता है, कुछ सूचनाएं देता है, पढ़ाता है, वह ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचा कि नहीं, उसका वह तत्काल मूल्यांकन करके समझ जाता है। प्रश्न पूछकर, भाव समझकर कि मेरा दिया हुआ ज्ञान विद्यार्थी तक पहुंचा कि नहीं, और वह उसका समीपस्थ उद्देश्य कहा जाता है। कैसे जानता है? प्रश्न पूछकर। और यह भी जानता है कि दिया हुआ ज्ञान
विद्यार्थी तक पहुंचा तो कितना पहुंचा, नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो क्या करे कि पहुंच जाए। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखकर कक्षा में ही उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के उद्देश्य से वह शिक्षण कार्य करता है। ये उसके समीपस्थ उद्देश्य कहे जाते हैं। और उसका दूरस्थ उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ उद्देश्य है जो तत्काल जो शिक्षा दे रहा है, कई सिलसिलेवार जो शिक्षा छात्रों को मिल रही है, तो उन शिक्षा का प्रभाव आगामी कुछ वर्षों बाद देखने को मिलता है, उसका प्रतिफल छात्रों में देखने को मिलता है। जैसे छात्रों में चरित्र का निर्माण करना, कई दिन के शिक्षण कार्य को सुनने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद छात्रों के व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। कुछ वर्षों बाद उनमें बदलाव देखने को मिलता है, उनमें जीवन जीने की अच्छी कला देखने को मिलती है, अधिक धन उपार्जन करने की क्षमता देखने को मिलती है, बहुत सारे विकास वाले कार्य उन्हें करने को देखने को मिलती है। ये जो उद्देश्य हैं, ये शिक्षा के दूरस्थ उद्देश्य कहे जाते हैं। तो ये है। और अंतिम जो हमने लिखा चौथा बिंदु, प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारी उद्देश्य। प्रजातांत्रिक उद्देश्य, प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, प्रजातांत्रिक शासन उसको कहते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य भी प्रजातंत्र की भावना को दृष्टिगत रखकर निर्धारित किए गए। मैंने शुरू में भी बताया कि प्रत्येक वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करना है। उसके लिए हम किस तरह का विषय वस्तु का निर्धारण करें, किस तरह की शैक्षिक प्रक्रिया को अपनाएं, किस तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अपनाएं, किस तरह की शिक्षण विधि को अपनाएं, ताकि हमारा जो प्रजातांत्रिक उद्देश्य है, सर्वाधिकारी उद्देश्य है, शिक्षा का सर्वाधिकारी, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यही नहीं, सबको अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। यह अधिकार है, वह अपने विचार को लिखित रूप में, मौखिक रूप में अभिव्यक्त कर सकता है इस भारत देश का समस्त नागरिक। तो ऐसे अधिकार को भी दृष्टिगत रखकर हमारी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा के उद्देश्य ये क्या क्या है, इस पर हम लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा की। अब कुछ बिंदु हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने, भारतीय विभिन्न विद्वानों ने और पाश्चात्य विभिन्न विद्वानों ने दी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और काट नहीं है।